तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देख रही हो। अरे जाकर अपनी बड़ी बहन का काम में थोड़ा हाथ बटा दो। कल कहा था ना लड़के वाले आ रहे हैं बड़ी बहन को देखने। अरे तो हम क्या करें, वैसे भी लड़के वाले आज सिर्फ बात करने आ रहे हैं, कौन सा रोका करने आ रहे हैं। पापा क्यों गुस्सा कर रहे हो, रहने दो, मेरी छोटी बहनें हैं और मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं कर लूंगी सारा काम, कोई बात नहीं। सौम्या और अनन्या आपस में खुसर पुसर करती हुई। देखा सौम्या, कैसे सुप्रिया दीदी फिर से महान बनती हुई पापा के आगे अपने नंबर बना रही है। हाँ सही कह रही हो। कुछ देर बाद कल्याणी और आदित्य उनके घर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी के डिब्बे होते हैं। आप लोग आ गए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब कुछ ही देर में सुनैना टेबल पर कोल्ड ड्रिंक, समोसे, स्नैक्स सर्व कर देती है। कुछ देर बाद वहां सुप्रिया आती है और सुप्रिया को देख आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। माँ, सुप्रिया सच में बहुत सुंदर है। लीजिए सुनैना जी, अब तो हमारे बेटे ने खुलेआम कह दिया कि आपकी बेटी सुप्रिया उसे बहुत सुंदर लगी। ठीक है, अब हम लोग भी चलते हैं, हमें बस अभी थोड़ा बातचीत करनी थी। और हाँ, आप अच्छा मुहूर्त भी निकलवा लीजिए शादी का। अब आदित्य और कल्याणी वहां से चले जाते हैं। तभी सुनैना के हाथ में इतने सारे ज्वेलरी के डिब्बे देखकर सुप्रिया और सौम्या से रहा नहीं जाता और वो जेलस होते हुए कहती हैं, ये क्या माँ, इतने सारे सोने की चूड़ियां, सोने के हार, कंगन, इतनी सारी ज्वेलरी सिर्फ दीदी से बात करने के समय ही देकर? अभी तो शादी भी फिक्स नहीं हुई है तो इतना सोना डायमंड देकर गए हैं। इसका मतलब तो साफ है पापा कि आप सुप्रिया दीदी को बहुत ही अमीर ससुराल में शादी करवा रहे हैं। हाँ सही कह रही हो सौम्या, लेकिन पिताजी ये तो बहुत गलत बात है कि दीदी अमीर ससुराल में जाकर राज करेंगी और हम यहाँ पर धक्के खाएंगे। इसलिए अब हमारी भी जिद है कि उस लड़के से हम दोनों बहन की भी शादी करवाइए, हमें भी उस अमीर ससुराल की बहू बनना है। ये सब तुम दोनों क्या बोल रही हो? अरे वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और भला एक लड़के से एक लड़की की शादी होती है, 3 लड़की की नहीं। तुम्हें पता है समाज क्या कहेगा? पैसे के लालच में अमीर ससुराल में एक पति से 3 बहन की शादी करवा दी। पापा आप परेशान मत होइए, अगर इनको वो ससुराल इतना पसंद है तो आप इन्हीं की शादी करवा दीजिए, मेरी आप कहीं और करवा दीजिएगा। अरे और कितना सेक्रीफाइस करोगी तुम अपनी बहनों के लिए, और वैसे भी तुम बड़ी हो, सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होती है, छोटी बहनों की नहीं। हमें नहीं पता, आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे करिए, लेकिन हमारी शादी भी उस अमीर ससुराल में करवाइए, और अगर नहीं करवाई तो हम सुप्रिया दीदी की शादी भी उस अमीर ससुराल में नहीं होने देंगे। अब इस तरह से दोनों ही लालची बहन अपनी बहन के अमीर ससुराल को देखकर अपने पिता पर दबाव बनाती हैं, जिसके कारण मजबूरन शिवचरण को अपनी बेटी सुप्रिया के ससुराल वालों से झूठ बोलना पड़ता है। क्या हुआ शिवचरण जी, अचानक फोन? सब ठीक तो है ना? नहीं कौशल्या जी, कुछ ठीक नहीं है। दरअसल ये शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शिवचरण जी? हमसे आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? बताइए ना, बात क्या है? दरअसल कौशल्या जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई, लेकिन अब बता रहा हूँ। बात यह है कि मेरी तीनों बेटी की कुंडली में दोष है। दोष इस प्रकार है कि मेरी तीनों बेटी की शादी किसी एक लड़के से ही होगी, और अगर मैं इस दोष को नजरअंदाज करते हुए तीनों बेटी की शादी अगर अलग अलग लड़के से करता हूँ तो ये कभी सुहागन नहीं रह पाएंगी। इनका पति शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। कौशल्या बातें सुनकर फोन कट कर देती है और परेशान होती हुई ये सारी बात अपने बेटे आदित्य से कहती है। माँ, मैं सुप्रिया जी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर उनकी तीनों बहनों की कुंडली में दोष है तो कोई बात नहीं, मैं तीनों से ही शादी कर लूंगा। आदित्य शिवचरण को कॉल करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद एक पति से तीनों ही बहनों की अमीर ससुराल में शादी हो जाती है। अब तीनों ही बहनों का अपने अमीर ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है, जहां सुप्रिया कुमकुम की थाली में अपने हाथों का छाप दीवार पर लगा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों लालची बहन घर के अंदर घुसी चली आती हैं। ये देखो कितना आलीशान ससुराल है, कितने बड़े बड़े सोने के सिक्के इन दीवारों पर लगे हुए हैं। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई अपने अमीर ससुराल को देखकर। अनन्या, सौम्या भाभी, आप दोनों घर के अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? अभी तो गृह प्रवेश की रस्म खत्म भी नहीं हुई। हाँ हाँ, आ रहे हैं हम भी। अब दोनों ही बहन चौखट पर वापस आती हैं, जहां कौशल्या आरती उतारकर अपनी तीनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद तीनों बहू घर के अंदर आती हैं। घर के अंदर आते ही सौम्या और अनन्या अपना लालच दिखाते हुए कहती हैं, आदित्य जी, हमारा कमरा कहाँ है? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान चाहिए, मैं छोटे कमरे में नहीं रहूंगी। हाँ, मुझे भी बहुत ही बड़ा और आलीशान कमरा चाहिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं।
अरे भाभी आप चिंता मत करिए, आपके अमीर ससुराल में सारे ही कमरे आलीशान हैं, इवन टॉयलेट भी। वैसे सुप्रिया भाभी, आपको कौन सा कमरा चाहिए अपने लिए? मुझे तो बस आदित्य जी का साथ चाहिए, कमरा छोटा मिले ये बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों बहनें अपने अपने आलीशान कमरों में जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आलीशान कमरा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आलीशान कमरा मुझ अकेले का होगा। अरे बाप रे, इतना आलीशान कमरा, ऊपर से दीवारों पर ये सोने के बिस्किट लगे हुए हैं और ये इतना बड़ा झूमर। अच्छा हुआ इस पैसे वाले अमीर ससुराल में हमने भी शादी कर ली, अब तो ऐश की जिंदगी गुजारनी है बस। अगले दिन सुबह तीनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है, जहाँ सौम्या और अनन्या आदित्य से कहती हैं, आदित्य जी आज हमारी पहली रसोई है, लेकिन हम कोई खाना वाना नहीं बना रहे। आखिर इस अमीर ससुराल की बहू है, हमें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में लेकर चलो और वहाँ खाना खिलाओ। ये खाना वाना हम नहीं बनाने वाले, जब इतना पैसा है तो खाना क्यों बनाना? हाँ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सुप्रिया तुम नहीं चलोगी क्या? नहीं नहीं, आप लोग जाइए 5 स्टार होटल, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म यही खाना बनाकर कर लूंगी। ओह सुप्रिया, तुमने क्यों मना कर दिया? तुम्हारे बिना मैं अकेले इन दोनों के साथ क्या करूंगा? अब जहां सौम्या और अनन्या 5 स्टार होटल में लंच कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपनी सास और ननद को खिला रही होती है। कुछ दिन बाद, वैसे तो मुझे तीनों ही डायमंड के हार लेने थे, लेकिन इनके पास तो सिर्फ 2 ही डायमंड के हार थे, इसलिए मुझे एक गोल्ड का नेकलेस लेना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मैं एक डायमंड का हार सुप्रिया जी को दूंगा और ये दोनों उन दोनों बहनों को दे दूंगा। सुप्रिया कपड़े फोल्ड कर रही होती है, तभी वहां पर आदित्य आता है अपने हाथों में 3 नेकलेस के डिब्बे लेकर। ये देखिए सुप्रिया जी, मैं क्या लेकर आया हूँ, ये 2 डायमंड के और एक गोल्ड का हार, आप ये डायमंड वाला रख लो। आदित्य ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहां से गुजरती हुई सौम्या और अनन्या सारी बातें सुन लेती हैं और कमरे में घुसकर ज्वेलरी को देखते ही डायमंड की ज्वेलरी अपने हाथों में उठाती हुई कहती हैं, आदित्य आप ये डायमंड का हार मेरे लिए लेकर आए हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर तुम ये डायमंड का हार लोगी तो मैं भी डायमंड का ही हार लूंगी। अब दोनों ही बहन महंगा वाला डायमंड का हार अपने अपने हाथ में उठा लेती हैं और बचता है सोने का एक सिंपल सा हार, जिसे सुप्रिया उठाते हुए कहती है, ये सोने का हार भी इतना बुरा नहीं है, मैं ये रख लेती हूँ। ये दोनों बहन कितनी लालची हैं। ये डायमंड का हार मैं सुप्रिया जी के लिए लाया था और इन दोनों लालची बहनों ने इसे ले लिया। अब आदित्य उन दोनों लालची बहनों से बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, तभी वो एक दिन अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है, बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं अपनी 3 पत्नियों से, और वैसे भी यार मुझे तो सुप्रिया जी पसंद थी, पता नहीं कहाँ से भगवान ने ये 2 पत्नियां और मेरे गले में लटका दी। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना था कि लोग 2 नाव पर सवार होते हैं तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तू तो 3 नाव पर सवार है, तेरा तो भगवान ही भला करे। अब दिन पर दिन दोनों ही बहन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य दिन बर दिन फाइनेंशियली वीक होता जा रहा था। उसके पैसे दिन पर दिन खत्म ही होते जा रहे थे, कंपनी लॉस में जाने लगी थी। सौम्या, तुम्हें पता है मैंने आदित्य के मुंह से सुना है कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। कुछ दिनों में आदित्य और उसका परिवार अमीर से फकीर होने वाले हैं। मेरी बात मानो तो जितने पैसे और गहने हाथ लगते हैं उन्हें बटोरो और चलो यहाँ से। आदित्य जी अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे मिले आप उन्हें कंपनी में लगाइए, कंपनी को फिर से खड़ा करिए, हमारे हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी एक रात सौम्या और अनन्या सारे गहने और पैसों का एक बैग से भर रही होती हैं। कमरे के अंदर आते हुए सुप्रिया और आदित्य ये सब देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मेरी गरीबी के दिन देखकर तुम दोनों मेरे बचे कुचे पैसे और गहने लेकर भागने की कोशिश कर रही हो, ये तुम अपना पत्नी धन निभा रही हो। अपनी दोनों बहनों का बढ़ता लालच देख सुप्रिया गुस्से से कहती है, तुम दोनों ने तो ये शादी सिर्फ पैसों से की थी, आदित्य जी से नहीं। क्या मतलब सुप्रिया, कहना क्या चाहती हो? अब सुप्रिया सारा सच बता देती है कि कैसे पैसों का लालच करके इन्होंने ये शादी करी। मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरत पर, जो पैसों के लिए अपनी बहन का घर तोड़ सकते हैं। अब मैं अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अब आदित्य सौम्या और अनन्या दोनों को डिवोर्स दे देता है, जिसके बाद वो सुप्रिया के साथ अपनी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है। लंबे बाल वाली अपर्णा छत पर अपनी दोस्त के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए बालों के बारे में बातें कर रही थी। तभी उसकी सहेली नेहा बोलती है, तुझे अपनी लंबी बाल बहुत पसंद है ना, पर देख लेना शादी के बाद जब तेरे बच्चे होंगे तो तेरे भी बाल झड़ने लगेंगे। हाँ यार, मेरी जब से बेटी हुई है मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं कि अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। अपनी सभी सहेलियों और घर में अपर्णा के बाल सबसे अच्छे थे। उसके बाल घुटने तक थे
और इस बात पर अपर्णा को काफी घमंड भी था, पर उसकी दोस्त आकर अब उसे डरा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि अपर्णा की जेठानी शीतल की शादी भी अपर्णा के साथ हुई थी, इसलिए दोनों बहुओं की रसोई भी एक साथ होती है। पहली रसोई वाले दिन जहां अपर्णा ने खुले बाल किए थे, वहीं शीतल ने जूड़ा बनाया हुआ था। दोनों ही खाना बनाती हैं और टेबल पर लेकर जाती हैं, जहां सभी घरवाले खाने के साथ अपर्णा के बाल की भी तारीफ करते हैं। भाभी, आपके बाल कितने सुंदर हैं। हमारे पूरे घर में किसी के भी आप जैसे घुटने तक बाल नहीं है। अब आप आई हो तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के बाल भी आप जैसे ही हो, क्यों माँ? हाँ काजल, सही कहा तूने। और बहू, तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और बहू, अपने बालों का ऐसे ही ख्याल रखना, कहीं किसी की नजर न लग जाए। ससुराल वालों के मुंह से अपनी बालों की तारीफ सुनकर अपर्णा फूले नहीं समाती, और जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में बर्तन लेकर जाती हैं तो अपर्णा अपनी जेठानी से कहती है, देख रही हो जेठानी जी, मेरे इतने सुंदर बाल देखकर हर कोई मेरी तारीफ के बिना रोक ही नहीं पाता। आपको पता है, मायके में भी मेरी नानी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी, और मेरे दोस्त और पूरे घर के सबसे सुंदर बाल मेरे ही हैं, और ससुराल में भी मेरे ही बाल अच्छे निकले। इतना बोलकर अपर्णा वहां से चली जाती है। अब अगले दिन शीतल मंदिर में पूजा कर रही होती है, तो वहीं रसोई में अपर्णा खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी खुले बाल लेकर हाथों में पूजा की थाल पूरे घर में घूमते हुए शीतल आती है, और जब अपर्णा की नजर अपनी जेठानी के लंबे बालों पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो आज सभी शीतल के बाल देखकर उसके बालों की तारीफें करने लगते हैं। वाह भाभी, आपके बाल तो अपर्णा के बाल से भी काफी सुंदर हैं। कल आपने जूड़ा बनाकर रखा था, इसलिए पता ही नहीं चला कि आपके बाल इतने लंबे हैं। हाँ भाभी, आपके बाल सच में बहुत सुंदर और लंबे हैं। आपको पता है, मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। आपके बालों पर तो हर तरह का जूड़ा और हेयर स्टाइल कर सकती हूँ। भाभी, अब से आपके बाल मैं ही बनाऊंगी, बनाने दोगी ना? अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर अपर्णा का मुंह बनने लग जाता है, और ये सब आशा देख अपनी बेटी से कहती है, चुप कर तू, तेरी छोटी भाभी के भी तो बाल अच्छे हैं। तुझे जो भी हेयर स्टाइल करना हो दोनों का करना। अब एक को तो तू बाल लेकर बैठी रहेगी और एक बेचारी मेरी बहू घर के काम करेगी। कोई बात नहीं काजल, जब तुम्हारा दिल करे जैसा हेयर स्टाइल बनाने का बना लेना। और मैं तो कहती हूँ मेरे साथ कभी कभी मेरी प्यारी देवरानी को भी परेशान करना, उनके बाल भी कोई कम सुंदर नहीं है। इस तरह आशा बात संभालने की कोशिश तो करती है, पर फिर भी अपर्णा अपनी जेठानी के बाल देखकर न सिर्फ जलती है बल्कि उनकी तारीफ सुनकर उसका मुंह बन जाता है। और एक दिन, भाभी जल्दी से मेरे पास आओ, आज मैंने एक नया हेयर स्टाइल बनाना सीखा है और आपके बाल पैरों तक हैं। मैं आज आपके बालों में वो हेयर स्टाइल बनाऊंगी। अभी? पर मैं तो कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम हेयर स्टाइल ही बना लो। मैं भी तो अपनी नानी के दिए हुए तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर मेरे बाल जेठानी जितने लंबे क्यों नहीं हैं? मुझे अब घुटनों से भी लंबे बाल चाहिए। ये सब देख अपर्णा अपनी जेठानी और उसके बालों से जलने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपर्णा की दोस्त उससे मिलने आती है और सभी अपर्णा के कमरे में बैठकर बातें करती हैं। यार, अपनी नानी से बोलना कि वो हमारे लिए भी वही तेल बना दे जो पहले बनाती थी। हमारे बाल तो धीरे धीरे और भी ज्यादा झड़ते जा रहे हैं। अपनी दोस्त से पूछती रहना उसकी नानी के नुस्खे। उससे पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लो। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? अपर्णा, तेरी जेठानी के बाल तो तेरे बाल से भी ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। अब तो रहने दे, हमें नहीं जानना तेरी नानी के नुस्खे। दीदी, आप ही हमें बताओ ना, आप ऐसा क्या कर लगाती हो कि आपके बाल इतने अच्छे हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरी माँ घर में ही मेरे लिए तेल, शैम्पू और कंडीशनर तीनों चीज बना देती हैं। मैं बस वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये सब देख और अपर्णा से बर्दाश्त नहीं होता और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां भी वहां से चली जाती हैं। अब जैसे ही रात को दिवाकर घर आता है तो अपर्णा उसे एक लिस्ट देते हुए उससे कहती है, मेरे बाल भी घुटने तक लंबे हैं, पर हर किसी को जेठानी जी के ही एड़ी तक लगे बाल पसंद हैं। अब मुझे भी लंबे बाल चाहिए, इसलिए आप मेरे लिए ये वाला शैम्पू और तेल लेकर आना। अरे यार, तुम्हारे बाल अच्छे तो हैं, क्या करोगे और लंबे बाल लेकर? अगर इन्हें लगाने से तुम्हारे बाल खराब हो गए तो? हाँ, नानी ने जो तेल बनाया है ना, उसी को इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो तेल अब कुछ खास काम नहीं कर रहा। अब जितना मैंने बोला है उतना करो। जबरदस्ती अपर्णा अपने पति से केमिकल वाला शैम्पू और तेल मंगवा लेती है, जिसे वो 1 महीने तक इस्तेमाल करती है, पर उसे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन वो अपनी कजन से बात करती है। अरे सपना, तेरे बाल तो बड़े खराब थे,
अब तो तेरे बाल पहले से अच्छे हो गए हैं। ऐसा क्या इस्तेमाल किया तूने? दीदी, ये सब तो जग्गू बाबा का कमाल है। मैंने उन्हीं का तेल और शैम्पू इस्तेमाल किया और मेरे बाल इतने अच्छे हो रहे हैं अब। अपर्णा और लंबे बालों की चाह में सपना से बाबा का पता लेकर उसके पास जाती है। बाबा, मुझे कोई ऐसा तेल दो कि मेरे बाल नीचे पैरों तक पहुंच जाए। हाँ बच्चा, क्यों नहीं, ये लो शैम्पू। इसे लगाने से तुम्हारे बाल पैरों तक नहीं जमीन तक पहुंचने लगेंगे। बस शुरू में थोड़े से झड़ने लगेंगे तो डरना मत। शैम्पू लेकर अपर्णा घर जाती है और उस तेल को 1 महीने तक लगाती है, जिस वजह से उसके बाल काफी तेजी से झड़ने लगते हैं और घुटने से पीठ तक आने लगते हैं। भाभी, आपके बाल तो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगी हो? देख बहू, मैं नहीं जानती तू अपने बालों पर क्या लगा रही है, पर तू जो भी इस्तेमाल कर रही है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दे। तेरे बाल अब आधे भी नहीं रहे, ऐसे तो तू गंजी हो जाएगी। हाँ देवरानी जी, मुझे भी अब आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कल देखा था आपके, जब बाल कंघी से गिर रहे थे तो आपके कितने सारे बाल टूट रहे थे। आप सबको मेरे बालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाल अपने आप अच्छे हो जाएंगे और जेठानी जी के बालों से ज्यादा अच्छे होंगे। अपर्णा किसी की नहीं सुनती, उसे बस बाबा की बात याद रहती है। देखते ही देखते उसके बाल इतने ज्यादा टूटने लगते हैं कि उसके सिर पर आधा गंजापन छा जाता है। बाबा ने बोला था थोड़े बाल झड़ेंगे, पर मैं तो गंजी हो गई। मैं क्या करूं कि मेरे बाल फिर से पहले की तरह हो जाएं? अपर्णा इस बारे में किसी से बात नहीं करती और अगली सुबह जब नहा कर निकलती है तो वो देखती है कि उसके सिर पर बचे हुए बाल भी खत्म हो चुके हैं। अपना गंजा सिर शीशे में देखकर अपर्णा फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अपर्णा, क्या हुआ? तुम रो के रही हो? दरवाजा खोलो। बहू, मुझे तो डर है, जिस बात का डर था कहीं वही ना हो गया हो। सभी परेशान घर वाले अपर्णा की माँ को फोन करते हैं और सारी बात जानने के बाद अपर्णा की माँ अपनी बेटी को फोन करती है। मेरी बच्ची, इतना सब कुछ हो गया, तूने बताया क्यों नहीं? अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं तेरी नानी से तेल शैम्पू सब बनवा कर ले आती। हमारे घर में एक तू ही तो है जिसके इतने लंबे बाल थे और तूने ढोंगी इंसान पर भरोसा कर लिया। मैं तेरी नानी के हाथों का बना तेल भिजवा रही हूँ। तू वहाँ किसी से कहना, जैसे तेरी नानी तेरे बालों की देखभाल करती थी वैसे ही तेरे बालों की देखभाल वहाँ भी करे। अपनी माँ से बात करने के बाद अपर्णा दरवाजा खोलती है और सारी बात अपनी जेठानी को बताती है। अब शीतल अपनी माँ से बात करती है और अपनी देवरानी के लिए कंडीशनर और शैम्पू बनाती है और उसके सिर में तेल लगाती हुई उससे कहती है, तुम परेशान मत हो अपर्णा, तुम्हारी नानी का तेल, मेरी माँ का बनाया शैम्पू और कंडीशनर मैं तुम्हें लगाऊंगी। फिर देखना तुम्हारे बाल मुझसे भी अच्छे होंगे। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो तुम्हारे बाल झड़ने ही नहीं देती मैं। माफ करना दीदी, जलन भावना में आकर आपसे बात न करके मैंने केमिकल और बाहर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और लोगों की बातों पर विश्वास किया। उसी का नतीजा है ये। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ और रोज सुबह उठकर आंवला का जूस पीना, और वो भी मेरी नजरों के सामने। इस तरह रोज अपने हाथों से शीतल अपर्णा के गंजे सिर के तेल से मालिश करती है और रोज आंवले का जूस पीने को देती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और अपर्णा के सिर पर थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं। अपने सर के बाल देखकर अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मेरे बाल पहले की तरह हो जाएंगे। वो तब होंगे जब लगातार तुम मुझसे 1-2 साल तक ऐसे ही सर की मालिश करवाओगी। इतना बोलकर एक बार फिर से शीतल अपनी देवरानी के सिर की मालिश करने लगती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और अपर्णा के बाल फिर से पहले की तरह लंबे हो जाते हैं। बहू, तेरे बाल फिर से पहले जैसे हो गए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों देवरानी जेठानी के प्यार को किसी की नजर न लगे। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारे बाल भी मेरे जितने हो जाएंगे। इतना बोलकर एक बार फिर शीतल हाथ में तेल लेकर आती है और अपनी देवरानी के सिर पर लगाने लगती है।